जो सारी की सारी थ्योरीज की समरी हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा? तो इसको आपने ये काम करना है, उसके बाद फिर मैं गाहे बगाए आपके साथ ये कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो और बाकी रह गया, मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 क्वेश्चन करवाऊंगा, बताऊंगा। और जो पेपर में आते हैं, जनरली पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल। बच्चे डर जाते हैं सवाल। अब जैसे पूछा जाता है कि मैं आपसे पूछूं यार आपकी तनख्वाह कितनी है, ठीक है, तो आप कहेंगे ₹1,00,000। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो फिर दो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा यार आपकी आमदन क्या है, ये तनख्वाह और आमदन एक ही होता है ना, लफ्ज ही बदला फिर क्या हुआ। आमदन कभी जीरो नहीं होती इकबाल सर, कभी जीरो नहीं होती। कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अगर आमदन नहीं है ना तो आप यहाँ पर बैठे नहीं होते। क्योंकि हर चीज पैसे से मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट समथिंग एल्स, नौकरी ना मिलना वही कहलाता मसला है। और एक बात को बता दूं कि नौकरी ना मिलना तो इसका मतलब है कि अभी तक आप ब्लेस्ड हैं। जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, आपकी सिर्फ आमदन शुरू होगी, बाकी हर चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपकी तनख्वाह जारी हो जाएगी, बाकी हर चीज के ऊपर ताले लगे रहेंगे, मूवमेंट के ऊपर, आना जाना ये वो। ठीक है। तो सिख साहब हो, हमने करना क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जब हम लोग ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली इस थ्योरीज को आपने डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदाज में भी देखना है। हमने पढ़ी थी पहले क्लासिकल, फिर हमने पढ़ी थी बायोलॉजिकल, फिर हम लोगों ने पढ़ी बायोलॉजिकल के बाद हम सोशल पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, फिर सोशल प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। ये बेसिकली हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ। क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपने बिल्कुल समरी लिख देनी है सारी थ्योरीज की, लेकिन एक ऑर्डर की शक्ल में, पहले एक रैशनल, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल, फिर स्ट्रक्चरल, फिर सोशल, फिर क्रिटिकल। ठीक। नहीं 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 बेटा, देखो मेरी बात सुने, अपना काम करना बहुत अच्छा जरूरी होता है अपना दुनिया में ना, दुनिया में जो बिजनेसमैन होता है ना वो, उसी का नाम, कभी आपने सुना है कि किसी ब्यूरोक्रेट का नाम सुना है आपने कि वो ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है? पैसा कमाना है तो फिर बिजनेस करो, ठीक है। शोहरत कमानी है तो सियासतदान बनो। पावर, किसी किसी हद तक पावर कमानी है, पावर छोटी मोटी पावर, छोटी मोटी, तो सीएसएस करो, ठीक है, या फौज में जाओ। पैसा कमाना तो पैसा, अगर आप सीएसएस बन के पैसा कमाना चाहते हो तो फिर आपको करप्ट ब्यूरोक्रेट बनना पड़ेगा, करप्ट, करप्ट। ठीक है, ना डर कि मैं नहीं मानता, ठीक हो गया। जो आपको लगता है कि 17वीं ग्रेड की तनख्वाह से आपका घर चलेगा, भाई कुछ तो चीज होंगी ना। हाँ, बड़ी जाहिर बात है। फिर इतना कमाओ कि फिर नैब को भी तो कुछ दे सको, प्ली बार्गेनिंग के चक्कर में, है। तो कुछ लोग समझ लेते हैं ना, एक सीएसएस करने के बाद कि एक तनख्वाह तो हमें सरकार देगी, बाकी कुछ लोग भी तो देंगे ना, कुछ लोग भी तो देंगे, हैं। मैंने लोगों के लिए नहीं किया कुछ, हैं, कुछ लोग भी तो देंगे ना। अम्मी अब्बू तो देते देते हैं, लेकिन लोग भी कुछ मोहब्बत से देते हैं ना। बदले में एक आधी फाइल साइन करा लेंगे, फिर क्या हुआ, प्यार में देते हैं ना। और गिफ्ट देने से तो वैसे भी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। हाँ, ठीक हो, ये नहीं सोचना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंजाम बड़ा बुरा होता है। चलो बेटा, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी बेटा, ये हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसको हम कंप्लीट करते हैं बेटा, और फिर हम चलते हैं। ये देखिए, हाँ, हमने ईडिक और सुपर ईगो के हवाले से बात की थी।
तो इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो होती है। हमने आपको बताया था कि जब इड एक अलग एक्सट्रीम है, सुपर ईगो के अलग एक्सट्रीम है। सुपर ईगो पे आप कहते हैं कि सब कुछ चला जाए, कोई मसला नहीं, अल्लाह के राह में दे दो, सब कुछ दे दो, उस गरीब को भी दे दो, उसको भी दे दो, इखलाकियात या नहीं, सबका भला, सबकी खैर होनी चाहिए। ईगो कहती है सिर्फ मेरा भला और मेरी खैर होनी चाहिए। ईगो आती है, कहते हैं यार कुछ खुद रख ले, कुछ लोगों को दे दे। तो बैलेंस करके चलो ना, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों मिलकर? सुपर ईगो क्यों लड़ रही है और ईडी क्यों लड़ रही है? ईगो, ईगो है दिस इज अ रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, यार मेहरबानी करें। तो अब इसको दरमियाना रास्ता बोलते हैं। जिस लोगों की ईगो डैमेज होती है, कीप इन माइंड, जिन लोगों की ईगो डैमेज होती है वो कैसे लोग बन जाते हैं? वो कैसे लोग बन जाते हैं? वो राक्षस बन जाते हैं, राक्षस, राक्षस। क्योंकि उनकी इड जो है वो एनिमल इंस्टिंक्ट उनके चेहरों पर आ जाती है। ठीक है, उनके लंबे लंबे नाखून और लंबे लंबे दांत, सींग निकल आते हैं, दुम निकल आती है। ठीक है, हाँ जी, ये जो बैलेंस रखती है सुपर ईगो। फिर हमने बात की थी कि कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द साइकोसेक्सुअल स्टेज, इसके अंदर जिसमें ऑरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ लोगों के मुंह के मसाइल, मुंह के मसाइल से मुराद के बड़े होकर जब सिगरेट पीना शुरू करते थे, बचपन के मसाइल ये होते थे कि जब वो छोटे थे तो उनकी खुराक पूरी नहीं थी, या उन्होंने ओवर फीडिंग कर ली हुई थी, या माँ उनको हर वक्त खाने को कहती होती थी। बड़े होकर या तो बहुत खाने वाले बन जाते हैं, या लिकर इसका इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, ये सारे काम वो करते हैं। और फिर उसके बाद एनल स्टेज होती है। अगर वहां पर बच्चे के मसाइल शुरू हो जाए तो बड़ा बच्चा बड़ा होकर या तो परफेक्शनिस्ट बन जाता है या बड़ा गंदा रहता है, गंदा, मैसी, गंदा। एनल, क्योंकि ये एनल के मसाइल होते हैं बाउल, लोअर बाउल सिस्टम के थ्रू होते हैं। और सबसे आखिर में जो चीज होती है, जिसको तीसरी और आखिरी तो नहीं, तीसरी बड़ी अहम, जिसको हम फैलिक स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर मर्दों और औरतों के मसाइल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। लड़कियों को अल्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, मर्दों को ऑडिपस कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। मर्द जो है अपने बाप से जेलसी रख लेता है, बेटी अपनी माँ से जेलसी रख लेती है, अपने बाप से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि अपने बाप जैसे लोगों से। तो ये उसके साथ मसाल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके बचपन के मसाल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिन बच्चों के बचपन बुरा गुजरा होता है, आप जोकर मूवी, जोकर जोकर मूवी देखिए आप। जोकर मूवी क्या है वो? एक्चुअली वो एक पूरा पैकेज है कि बचपन में उसके साथ जितनी ज्यादतियां हुई, वो आप क्या बन जाता है? एक भयानक शक्ल उसके सामने आ जाती है, भयानक शक्ल बन के पूरी सामने आ जाती है। वो कहते हैं कुछ भी रियलिटी, सिर्फ तुम लोगों ने ड्रामे करते, ड्रामे, सिर्फ ड्रामा करते हो। तो वो आपके सामने इसी तरह से होता है। आपने देखा होगा कि वो डार्क नाइट, आपने वो मूवी भी देखी होगी, जब वो डार्क नाइट के अंदर वो क्या कहता है, वो क्रिश्चियन बेल को, वो जो बैटमैन को कहते हैं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो अच्छाई को चैलेंज कर रहा होता है। अच्छाई क्या होती है? अच्छाई कहती है कि मैंने इसको मार दिया तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा, मैं मर्डर बनना नहीं चाहता। वो कहता मार, मारता नहीं मुझे। वो कहता नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगा, मारूंगा नहीं। कहता मार, मारना तो मुझे मार। तो ये उसका वो जोकर फिर बन जाता है ना इस तरह का, आपके साथ ज्यादती होना शुरू करते हैं, आप बिल्कुल ऑपोजिट अपनी इंस्टिंक्ट में बदल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा जो है, जो बहुत ज्यादा रिप्रेशन में रहते हैं ना, अपने आप को दबा दबा के रखते हैं, बचपन की महरूमियां, बचपन की ज्यादतियां वो दबती रहती हैं, दबती रहती हैं, दबती रहती हैं, दबती रहती हैं, फिर यकदम वो जब नुमाया होती है ना, वो बड़ी भयानक होती है, बड़ी खतरनाक, वो राक्षस बन जाता है, बड़ा उसके दांत निकल आते हैं। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने ना ऊपर जरा कोटिंग की होती है, जरा जरा खूबसूरत से चेहरे बनाकर घूम रहे होते हैं, इसके पीछे बड़े भयानक चेहरे होते हैं। तो ये इस तरह की साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोडायनामिक की बात करते हैं, इसको साइकोडायनामिक एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसके अंदर सबसे पहला एक एडलर जो थे, वो बड़ा बहुत बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने कहा था कि इंसान का जो असल मसला है ना, वो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? आप और मैं सब मिलकर जितने भी सारे काम करते हैं, ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए कर रहे हैं। आप सीएसएस क्यों कर रहे हैं? आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए सारे काम कर रहे हैं। आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। ये कंपटीशन दो भाइयों के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान, माँ बेटी के दरमियान भी रहता है।
तो जिनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज्यादा होते हैं वो क्राइम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आप ये देख लें कि ये मैं अक्सर कहते हैं, आप आपको मैं भी तलकीन करूंगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा इस तरह की नफ्सियाती बीमारियों से अल्लाह आपको दूर रखे, जिसमें जेलसी का फैक्टर है, जिसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं, अपने आप को ही फोकस रखते हैं। ये बड़े खतरनाक चीजें होती हैं बेटा, इंसान को बीमारी की तरफ ले जाते हैं, जहनी बीमार कर देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर से मुराद क्या होता है? मूड्स अल्टर बिटवीन द डिप्रेशन एंड एलिएशन। इसमें कहते हैं ना मूड स्विंग्स, ओ सुबह कुछ है शाम को कुछ है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सुबह आप बहुत खुश हैं, शाम को आप बिल्कुल बीमार हैं। फिर डीबीडी, डीबीडी का मतलब क्या? डिसरप्टेड बिहेवियर डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर का मतलब क्या? ओडीडी, डिफेंस टूवर्ड अथॉरिटी फिगर्स, डिफेंस टूवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स। माँ बाप को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना, टीचर्स को क्रिटिसाइज करते रहना, अदालतों को और जितने भी अथॉरिटी फिगर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते रहना। वो कहते हैं ये जो लोग हमारी, ये जो ना हमारी तरबियत नहीं कर रहे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इस तरह की बातें करना तो नहीं ना बनता, अच्छा नहीं लगता। कंडक्ट डिसऑर्डर मोर सीरियस एंड व्यूअर एट द एंटी सोशल बिहेवियर। इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जब भी बोलता है इंसान झूठ बोलता है, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, ठीक है, जब भी देगा गाली देगा, शॉर्टकट इख्तियार करेगा, इसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोला जाता है। फिर एक मेंटल इलनेस के हवाले से अगर आप देखें, सम पर्सनालिटी ऑर्डर रेफर टू एज साइकोसिस, जिसमें एक सबसे बड़ी बीमारी अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें पहली बीमारी है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्किज़ोफ्रीनिया, इसमें मूवीज भी देखी होंगी आप लोगों ने। डिल्यूजन्स ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड द परसुएशंस। डिल्यूजन्स क्या होती है? ठीक है, डिल्यूजन्स क्या होती है? वसवसे। नहीं, भूल जाने की नहीं। पैरानॉइड का होता है शेरोज, ये होता है शक की बीमारी, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया। आपको लगता है कि आपको कोई पुकार रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपको लगता है कि आपको कोई आवाज दे रहा है, आपको लगता है कि आपको कोई दिखाई दे रहा है। ये बीमारियां होती हैं, डिल्यूजन, वसवसे। डिल्यूजन्स में वसवसे होते हैं, हिलोसिनेशंस में आवाजें सुनाई देती है ना, ऐसे ही आता है ना, ठीक है। और डिल्यूजन में इस तरह से होना शुरू हो जाता है। वसवसे, आजकल की दुनिया में वसवसे तो हमें खा जाते हैं। वसवसा पैदा करना उसके अंदर एक उसको या तो एक पॉजिटिव अंदाज में या नेगेटिव अंदाज में, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये चीजें होती हैं इंसान। अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो लोग अच्छे लोग होते हैं, मोमिन लोग होते हैं, वो वसवसों में नहीं पड़ते, ठीक है, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। तो बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है? बिहेवियर थ्योरी कहती है ह्यूमन एक्शन जो भी होते हैं वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से निकल आते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने सीखा होता है अपनी जिंदगी के अंदर। सोशल लर्निंग थ्योरी आर्ग्यू पीपल लर्न एग्रेशन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। अभी मैंने जोकर की बात की आपके साथ, तो जोकर क्या करता है? अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है उसके साथ, जो कुछ होता है वो रिस्टोर करता रहता है, रिस्टोर करता 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 एक इंसान बहुत बड़ा इंसान। हाँ जी उस्मान, ये होता ही है कि आपने जो बचपन में चीजें फेस की होती है ना, वो आपको कभी नहीं भूलती। वो आपके सबकॉन्शियस से आपको कंट्रोल कर रही होती है, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से कंट्रोल हो रही होती है। ये समझ लें कि आपके जो अनकॉन्शियस होता है ना, जो बायोलॉजिकल नीड होती है, वो सबकॉन्शियस होती है, कश्ती होती है, और आपका समझ लें कि आपका जो ड्राइवर होता है वो आपकी अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। ये होता है आपका बहुत ज्यादा चाइल्ड एक्सपीरियंस बचपन में। अब आप देखें अपने बाप को गुस्सा करते हुए देखें, तो बड़े होकर आप भी गुस्सा करेंगे, आप कहेंगे कि इग्रेशन इज ओके, क्योंकि मेरा बाप करता होता था, तो ये ओके। आप अपने स्पाउस पे करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों पे करेंगे, अपनी औलाद पर करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। और आपने मूवीज भी देखते हैं ना मैस मीडिया के अंदर, आपने देखा है सिंघम मूवी देखी, रेसलिंग देखी, ये बच्चों के जहन पर कैसे होता है। फिर साथ ही लिखा होता है प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, घर में ये ट्राई ना कीजिएगा।
रेसिडिविज्म बेटा ये होता है कि जब इंसान बार बार क्राइम करता है, रेसिडिविज्म ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड इज लेस देन, ठीक है, देन द जनरल पॉपुलेशन। ठीक, तो इसको कहा जाता है। तो ये चीजें अपनी माइंड में रखिएगा बेटा। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैसेज कीजिए। तो ये बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है? बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि आपने घर में देखा कि अब्बू गुस्सा करते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। तो सिख साहब होता ही है कि जब बच्चे देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, क्या होता है इसका वजूहात क्या होती है इसका? लड़कियों पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उनको लगता है कि घर में जब हम ससुराल में जाएंगी ना, तो यही सियासत हमें वहां पर जाके मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ऑफिसर है, बड़े ऑनेस्ट से मिलेंगे, इंशाल्लाह ही विल कोऑपरेट विद यू। तो फौरन जिस बंदे को मैंने आपको रेफर किया होता है ना, ठीक है, जिस बंदे को आपकी तरफ रेफर किया होता है, तो वो आपके माइंड में अपना इमेज बना लेता है। उसने मेरे से सीखा कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो आपसे जाएंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, आपको मुस्कुरा कर देखेंगे, आपको होप से देखेंगे। लेकिन जैसे कि मैं कह दूं कि यार हमारे एक ऑफिसर है, वो मैं यार बड़े बदतमीज है यार, बड़े ही यार करप्ट हैं वो, उनकी बातों में ज्यादा ना आइएगा, वो फजूल से इंसान। तो फौरन जो बंदा आपको मेरी तरफ रेफर किया जा रहा होगा, सुमैर की तरफ रेफर किया जा रहा है, तो वो फौरन इमेजेस बनाकर जा रहा होगा। जो हम कंटेंट देख रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, जो खवातीन घर में बैठ के देख रही हैं, वो जा रही हैं, तो वो जाहिर बात है वो डाइवोर्स का तो वजह बनेगी, सबसे बड़ी वजह। वो जाके देखेगी, वो राइवलरी कायम कर लेगी, दुश्मनी कायम कर लेगी, तो फिर वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वो कहती है देखा ना, जैसे मैंने ड्रामा में देखा था वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। कुछ लड़कियां फिर ऐसे क्या, ऐसी खवातीन की पर्सनैलिटी क्या बन जाती है, मेल हेटेड, जो ना, जो कहते हैं मैन हेटेड या मेल हेटेड खवातीन बन जाती हैं, जो मर्दों से नफरत करती हैं और मर्दों को बार बार चेक करना शुरू कर देती हैं। किन बुनियादों पर? उन्हीं ड्रामास की बुनियादों के ऊपर, उन्हीं स्क्रिप्ट्स की बुनियादों के ऊपर, उन्हीं एक्सपीरियंस की बुनियादों पर मर्दों को सेट चेक करना शुरू कर देती हैं। चेक कैसे करती हैं? मेरा ये काम करो, ये काम करो। मर्द जो है वो कहता है अच्छा मैं कर दूंगा, कर दूंगा, देखा मैंने कहा नहीं था, तुम हो ही ऐसे, सब मर्द ऐसे ही होते हैं, ये सब घटिया होते हैं, ये फलाना होते हैं, ये टिमकाना होते हैं। वो कहते हैं ये क्या भाई? और यही लड़के भी करते हैं, यही लड़के भी करते हैं, यही काम लड़के भी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। तो फिर उनको जब मर्द इस तरह फिर टकरते हैं ना, जो उनको जरा स्नब करने लगे, तो फिर वो उनसे डिफीट हो जाती है। जब उनसे डिफीट हो जाती है, तो फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती, कहती बस मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की एरोगेंट खवातीन होती है। ये होता है, ये कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हो सकते हैं। तो अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या है? आप उनको फेस करना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमने दबाना फेस शुरू कर दिया था, हमने उसको फेस करना नहीं शुरू किया था। फेस करना शुरू कर दें, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी कटी हुई टांग के साथ लोगों को कहेंगे कि आप पर तरस खाएं, कोई आप पर तरस नहीं खाएगा। लेकिन जब आप उनके साथ जीना शुरू कर देंगे ना, तो लोग आप पर रश करना शुरू कर देंगे। सेम इसी तरह से होता है। आपकी प्रॉब्लम्स आपके दुश्मन होते हैं, आप उनसे दोस्ती कर लें, वो आपकी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो अगर आपकी जो कमजोरियां ना, आप उनसे उनके साथ जीना सीख लें, बस। हाँ जी।
वो आपको तंग नहीं करेंगे। रेसिडिविज्म का मतलब क्या होता है? कहते हैं रेसिडिविज्म अमंग मेंटली डिसऑर्डर्ड, अमंग मेंटली डिसऑर्डर्ड, जितने भी मेंटली डिसऑर्डर्ड के होते हैं, इज लेस देन द जनरल पॉपुलेशन, ये कम होते हैं उस आम जनरल पॉपुलेशन से, ये लोग जरा थोड़े कम होते हैं, लेकिन लेकिन होते जरूर हैं। अच्छा खैर, उसके बाद देखा कि अब्बू गुस्सा करते हैं, हम भी गुस्सा करेंगे, भाई गुस्सा करता है, ठीक है, सब गुस्सा करते हैं। अम्मी रोती हैं, अम्मी रोती हैं, इमोशनल होती हैं, तो लोग उनका, सारे घर वाले उनका काम करना शुरू कर देते, इवन के अब्बू भी काम कर, देखें अब्बू अम्मी ने रोना शुरू कर दिया, देखें बड़े कितने अफसोस की बात है। तो बेटी भी रोना शुरू कर देती है, फिर बेटी हर जगह रोती रहती है, फिर लड़के कहते हैं लड़कियां तो रोती रहती हैं, फिर लड़कियां कहती हैं लड़के तो गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। तो मसला ये होता है कि सोशल अप्रूवल ही घर से मिली होती है, बिहेवियर है ना घर से मिली होती है, तो ये सारा कुछ होता है। तो लड़कियां सारी उम्र रो के अपना काम निकलवाती हैं, लड़के गालियां निकाल कर अपना काम निकलवाते हैं। तो घर में भी ऐसे ही होता है, अब्बू डांटते हैं तो सारे काम करते हैं, अम्मी रोती हैं तो सारे काम करते हैं। तो इसी तरह बच्चे भी, लड़कियां जहाँ पर रोती हैं उनका काम करने लग जाते हैं, ठीक है, फौरन लड़कियों को रोना आ जाता है। फिर होता है कि लड़कियों को हमें ये भी सिखाना पड़ता है कि उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस सिखा दी जाती है, खवातीन को सिखा दी जाती है लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। बेटा अपना दुपट्टा मैनेज करो, इस तरह करो, अपने डेज मैनेज करो, आपको पता होना चाहिए कि किस आपके डेज कौन से चल रहे हैं। लड़कियों को हर चीज़ का हिसाब किताब बारीकी सिखा दी जाती है, तो वो बड़ी सियानी हो जाती है वक्त के साथ साथ। लड़के वैसे ही कच्छा पहन के भी जो है वो मेट्रो में घूम रहे होते हैं, इधर उधर सेंटोरस में घूम रहे होते हैं, हाँ जी किधर यार मम्मी ले आई थी, मैं तो ऐसे ही आ गया, मम्मी को जरा ड्राइविंग कर रहा हूँ यार, मैं ये हूँ मैं यार वो, सब बाल बिखरे होते हैं। लड़कियां देखने जरा भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी, टिप टॉप होकर जाएंगी, सेल्फ कॉन्शियस होती है। लड़कों में कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, वो कच्छा पहन के भी अपने आप को शाहरुख समझ रहा होता है, इस तरह की। तो लड़कियां जो है वो कहती है नहीं, जब तक हमारी ब्यूटी मेंटेन है हम बाहर नहीं निकल सकती। और कहती है यार आज जो हमने कौन सा, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं लगता, कोई मिल जाए हमें रास्ते में, कोई रिश्तेदार मिल सकता है कि देखो मेरी हालत क्या बनी पड़ी है, अच्छा यार मैंने भी तो चप्पल पहनी है, मैंने भी तो निकर पहनी है, तो आपकी बात हो रहा है हमारा नहीं होता ना, समझा करें ना बस। मैं कहा चलो ठीक है समझ गए। तो आप देख लें घर घर की मामला यही, हमें घर में सिखाया जाता है बच्चों को हाउ टू टिक टॉक, कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना है, नजरों को कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो अपनी नजरें जरा झुका कर चलनी है हर आते जाते, जैसे मर्द देखते हैं औरतें नहीं देखती मर्दों को, मर्दों को नहीं देखती, ठीक है। तो मर्द जैसे देख रहे होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना, हम जिस मर्जी को आके फाड़ फाड़ के दीदे फाड़ फाड़ के देख ले, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। सेल्फ अवेयरनेस जरा कम होती है मर्दों की, औरतों में जरा ज्यादा होती है। तो कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है? कॉग्निटिव होती है सोचने समझने की सलाहियत, ठीक है। हाँ जी, दुपट्टा हर चीजें होती है ना, उसको सिखाया जाता है, क्योंकि मर्द का तो सर नहीं ना होता, मर्द को तो शर्म नहीं आती, इसलिए तो वो दुपट्टा नहीं लेता, ना तो वो टोपी पहनता। औरतों को आती है शर्म, मर्द को तो शर्म नहीं आती, मर्द तो बेशर्म होता है ना, ठीक है। हाँ मर्द तो बेशर्म होता है, उसको तो रोना भी नहीं आता, वो इंसानों को रोना आता है, उसको थोड़ी रोना आएगा, वो तो राक्षस है। राक्षस कभी रोया, कभी देखा आपने राक्षस को रोते हुए? इंसान ही रोता होता है ना, औरतें रोती हैं, मर्द मर्द कहाँ रोता है? तो हम लोगों को ये इंसान, ये मर्द कह कह के इंसानियत से दूर कर दिया गया। भाई हमें भी रोना आता है, सब कुछ है, रोने की जरा थोड़ी सी लिबर्टी तो दें हमें। ये लड़कियों की तरह रो रहा है, भाई लड़कियां ही रो सकती। तो फोकस ऑन हाउ पीपल परसीव एंड द मेंटली रिप्रेजेंट अराउंड देम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए। आप देखें ना, एक बंदे ने थप्पड़ खा खा के जिंदगी के अंदर सीखा होता है, वो सारी बात है थप्पड़ मार मार के सिखाएगा, प्यार से तो नहीं सिखाने वाला। उसको कहते हैं कि प्यार से कौन सिखाता है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी। अब आप देखेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, छीन कर सॉल्व करना है या मैनेज करके, या जीत कर सॉल्व करना है। एक होता है छीनना, एक होता है जीतना। जो जीत जाते हैं उनको मिल जाता है, कुछ लोग होते हैं जो छीनते हैं सिर्फ, ये अपने ये इनका कॉग्निटिव होता है। और सब कैटेगरी इंक्लूड की इसमें मॉरल डेवलपमेंट की बिगाड़ की थ्योरी कहती है, कहते हैं लोग सिर्फ इसलिए ओबे करते हैं कि क्योंकि वो पनिशमेंट से डरते हैं, क्योंकि मार पड़ेगी तो इसलिए वो ओबे करते हैं, वरना उनको ओबे करने को दिल नहीं करता। सच्ची बता रहा हूँ, आपका किसी को ओबे करने को दिल ही नहीं करता, आप तो सिर्फ पनिशमेंट से डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, वो हमें निकाल ना दे, वो हमसे बात ना, ऐसा ना हो कि उसे हमसे बात करना छोड़ दे, इसीलिए वो पनिशमेंट से डर रहे होते हैं। बेटा पिछली थ्योरी बिहेवियर थ्योरी थी, पिछली जो हमने कहा था ना, वो लर्निंग थ्योरी बिहेवियर थ्योरी थी, वो थी हमारी लर्निंग बिहेवियर थ्योरी, कि हमने बिहेवियर को कैसे सीखना है जरा,
ठीक है, हमने अपनी अम्मी का बिहेवियर सीखा है, हम अपनी अम्मी से पूरी अम्मी की कॉपी करती ना हम लोग, ठीक है, और लड़के अब्बू की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है, हम उनका बिहेवियर सीखते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है? सेल्फ अवेयरनेस अप्रोच। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि हु वी आर, हम लोग कौन है, हम कौन है, सेल्फ अवेयरनेस है, ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ जी कंडीशनिंग है, क्यों नहीं होती, आपकी कंडीशनिंग की जाती है बाकायदा तौर पर, बिल्कुल कंडीशनिंग की जाती है कि आपको कैसा बनाना है हमने, ठीक है। आपको ये उसकी बच्ची की कंडीशनिंग तो की जाती है कि तियां ते कन पराया पे बाबला, पंजाबी में कहते नहीं, ये जो माल और बेटी ये तो होती ही पराया माल है बेटा, इनको तो रुखसत होके जाना है, ये तो सिखाया जाता है, फिर सिखाते सिखाते उसकी साइकोलॉजी बिल्ड कर दी जाती है कि बेटा आपका तो, आपका ये वाला घर भी आपका नहीं है, आपका असल घर है आगे, ठीक है। और आगे जाके पता लगता है, वो कहते हैं तेरा असल घर है पीछे, वो कहती मैं तो सैंडविच बन गई ना, मेरा वो वाला घर है ना मेरा ये वाला घर है, मेरा है कौन सा? वो आ गया था, तेरी माँ बाप ने तो अच्छा मायके तेरा घर, तेरा तो वहां कहाँ से आई है तुम? वो कहती मेरी कह रही थी कि मेरा असल घर ये है, कहते ये हमारा घर है, तुम्हारा घर पीछे है, तुम यहाँ पर ब्याही हुई हो, अच्छा जी ठीक है, ठीक हो गया ना, ये बड़ा मसला होता है लड़कों लड़के मैं सिर्फ लड़कों को ये बता रहा हूँ कि जरा सोचें आपकी बहनों के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा होगा, कैसा होगा? आपको आके भाई के कंधे पे सर रख के बहन बोले कि भाई मेरा असल घर कौन सा है? तो एक लम्हे के लिए फिर देखेंगे कि भाई की गैरत जागेगी कि नहीं जागेगी, ये बड़ा मसला होता है हमारे लिए। भाई फिर मैं मर्द बन जाता ना, भाई बन के नहीं सोचता, बाप बन के नहीं सोचता। ये दुनिया है ही तुम्हारी, किसी का कोई घर नहीं है और सबका घर है, तुम्हारा सबका घर है, इसको ये बताना नहीं चाहिए, ये हमारी सोशलाइजेशन ही बड़ी गंदी है इस हवाले से, बहुत सारी वाकई में हकीकत है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है सेल्फ अवेयरनेस अप्रोच हमें बताई नहीं जाती है। एक्चुअली मसला ये होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये होती है कि आप अपने बारे में कितना कुछ जानते हैं। जिस दिन आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे ना, उस दिन आप क्राइम करना छोड़ देंगे और कहेंगे कि यार मैं आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे अपनी हर चीज़ का जवाब देना है, कोई नहीं भी देगा तो मैं दूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अप्रोच अब से सेल्फ अवेयरनेस इंसान को तब आती है जब वो अकेला रहना सीख लेता है, जब उसको एहसास होता है कि हु आई एम, उसको एहसास होता है कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी के अंदर। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये इंसान ही समझता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, मैं आपको बताऊं कि क्राइम की असल वजह वजह क्या होती है, वो मैं चले आगे जाके बताता हूँ, इस चैप्टर के एंड में बताता हूँ, जरा फिर बताता हूँ, असल वजह बता देता हूँ, असल हकीकत, ये तो सारी डिफरेंट हकीकतें ना, असल हकीकत बताता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर, इनकोड, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। दुनिया में वाहिद जानवर इंसान है जो चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, एक बात के 100 मतलब निकाल सकता है, एक बात को 100 अंदाज में पेश कर सकता है, और एक बात को 100 अंदाज में परसीव कर सकता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? कैसे? अच्छा, अच्छा, अच्छा यार, अच्छा, सारी बात समझ रहे हो? इसको कहा जाता है, आपने किस तरह से न्यूज़ ब्रेक करनी है, आपने किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, किस तरह से आपने उन लोगों की परेशानियों को सॉल्व करना है, किस तरह से किस चीज़ का जवाब देना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। बिल फर्ज, बिल फर्ज, बिल फर्ज। एक अच्छा कॉग्निटिव इंसान क्या होता है? मैं असमा से मिलता हूँ कई काफ़ी अरसे के बाद, मैं कहा असमा काफ़ी, असमा यार एक तुम नहीं बदली पर मुल्क के हालात नहीं बदले। असमा कहेगी कि क्या मुझे क्रेडिट दे रहे हो या मेरे साथ ये कहते हैं ये मेरी तौहीन कर रहे हो?
क्योंकि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। या आप कहते हैं कि यार शक्ल से, हम किसी को कहते हैं, यार अब तो तू काफ़ी रह गया यार, बुढ़ा हो गया, तू रह गया। तो यार ये भी तो कह सकते हो ना यार, काफ़ी मैच्योर हो गए आप पहले से, तो ये भी तो कह सकते हो। तो ये मामला तो होता है। अंधे को अंधा कहेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, आप कहेंगे गलती से मेरी चीज़ उठा ली सर आपने, मेरा ख्याल गलती से चीज़ आपके पास चली गई है, तो आप उसको झूठे को झूठा कहेंगे तो वो तो आप पे लड़ पड़ेगा, कहेंगे मेरा ख्याल है कि सर इस तरह से भी हो सकती है बात। वो कहते हैं हो सकती है, इससे लड़ाई नहीं होती। तो जब आप किसी को कहेंगे ना इन्फॉर्मेशन पासिंग, डिकोड, इनकोड, रिट्रीव, मैनिपुलेट, किस तरह से चीज़ों को लेना है, आप इस तरह से लेते हैं। अक्सर लोग क्या होता है, अक्सर लोग अक्सर लोगों की लड़ाई उनकी गलत फहमियों की वजह से होती है, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ठीक नहीं होती। उनको लोग ना थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा अब देख इसको औकात बदल गया, ये औकात भूल गया, पहले आता था मेरे पास ये। असल में मसला क्या होता है, बाद में पता लगता है यार उसके घर में फौतगी हो गई है, तभी वो आपको लिफ्ट नहीं कर रहा था, वो बड़ा परेशान था। फिर आपको ना, फिर इन जैसे लोगों को बाद में नदामत भी हो रही होती है, यार सॉरी यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव प्रॉब्लम उनका ठीक नहीं होता, उनके घरों में ऐसे ही होता है ना, उनके अब्बू गुस्से में होते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो जनरलाइज कर देते हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि यार सारे ऐसे हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी एंड क्राइम के हवाले से दो किस्म की पर्सनैलिटीज होती है बेटा, एक होती है इंट्रोवर्ड, एक होती है एक्सट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड क्या होती है, अब आप सबको ही पता है इंट्रोवर्ड क्या होती है, अकेले रहना। एक्सट्रोवर्ट सोशल होना। कुछ लोग जो सोशल होते हैं वो भी क्रिमिनल होते हैं ज्यादा, यानी कि ये जो वकील हजरात होते हैं, और यहाँ कहते हैं बहुत ज्यादा जो सियासतदान होते हैं, इस तरह के लोग भी बाज़ औक़ात क्राइम कर देते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट में तो अल्लाह के पैगंबर भी आए हैं, बड़े बड़े नेक लोग भी आए, क्रिमिनल्स भी आते हैं, नो डाउट क्रिमिनल्स। इंट्रोवर्ट क्रिमिनल, इंट्रोवर्ट से मुराद क्या होता है, जैसे हजरत सैयदना उमर फारूक एक्सट्रोवर्ट थे, दुनिया का बड़ा ख्याल था, जमहूरियत का बड़ा ख्याल था, हर चीज़ का बड़ा ख्याल था, लोगों का बड़ा ख्याल करते थे। सैयदना अली जो थे वो थोड़े इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इंट्रोवर्ट थे, हजरत इब्राहिम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि इंट्रोवर्ट हुए तो अल्लाह को पहचाना। हजरत इस्माइल एक्सट्रोवर्ट थे, शिकार का शौक था उनको। तो ये सारे मामला उनके साथ थे। तो ये पैगंबरों के अंदर भी आती है, लेकिन क्रिमिनल्स के अंदर भी आ जाती है। कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं जो लोगों से मिलते जुलते नहीं, अकेले रहते हैं, साइड पे रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, ये सारा कुछ होता है, या सोसाइटी उनको साइड पे लगा के रखते हैं। हाँ एक्सट्रोवर्ट तो पूरे गैंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये इसको कहा जाता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, इसको कहते हैं साइकोपैथ, सोशोपैथ, ये इंटरचेंजेबल होती है। ऐसे लोग ना या तो नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल ही डिसेबल हो चुके होते हैं, या सोसाइटी के तौर पर धुतकारे हुए लोग होते हैं, माशरे में सोशली एक्सक्लूडेड पीपल होते हैं, इनकी कोई औकात नहीं सुनी जाती सोसाइटी के अंदर, उनको फिर ये सोशोपैथ बना देते, माशरे के धुतकारे हुए लोग बना देते। ये सारी के सारी इसके अंदर शामिल है। ठीक। तो इंट्रोवर्ट के अंदर अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट सीरियल किलर्स होते हैं, ये ऑड जॉब करते हैं, छोटी छोटी आई के लेवल का काम होता है, ऑड जॉब्स करते हैं। ये कहते हैं स्वीपर्स होते हैं, डाकिया होता है, डाकिए का काम करेंगे, या फिर ये दूध दूध वाले बन जाएंगे, ड्राइवर बन जाएंगे, नाइट कासर बन जाएंगे, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आईक्यू लेवल बड़ा बहुत ज्यादा उसको कहा जाता है कि आईक्यू लेवल बड़ा मैटर करता है। अब आपके नजदीक होगा कि ज्यादा आईक्यू लेवल के लोग, भाई ज्यादा आईक्यू लेवल के नहीं, वो तो रियर चांस है, लेकिन ज्यादातर क्राइम जो है ना लोअर एवरेज के लोग जो क्राइम है वो करते हैं। कौन सा बेटा, वो कहते हैं रिसर्च ऑन द पर्सनैलिटी, ये मिनेस्टोआ का जो मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी, उसने कहा था कि MMPI जो किया था ना, मैयर किया था कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मे गिव द क्लूज टू द क्रिमिनलिटी। ये इंट्रोवर्ट इन्वेंट्री सुन किया था, ये पूरा एक प्रोसेस था, उन्होंने कहा था कि क्लूज तलाश किए थे कि कौन कौन से लोग जो है वो क्रिमिनल ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। एक अगर क्रिमिनल को मार देंगे, सुन ले जरा, एक क्रिमिनल को अगर किसी जगह मार देंगे, सॉरी क्रिमिनल अगर किसी को मारता है ना एक जगह, तो उसी उसी जगह को छोड़कर चला जाता है। ये जो छोड़कर चला जाता है ये होता है ऑर्गेनाइज्ड और लो IQ का बंदा।
यानी कि वो इंट्रोवर्ट होता है। ये रात इंट्रोवर्ट वाले को पहचान आपको बता दूं कि रातों को जागते क्रिमिनल्स, ये क्रिमिनल्स की बता रहा हूँ मैं आपको कि वो रात को जागेंगे, लेमेंस जॉब करेंगे, अनस्टेबल फादर फिगर होगा, अनस्टेबल हस्बैंड होगा, फिगर होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये ले, अनस्टेबल फादर फिगर होगा, अनस्टेबल वो उनकी जो लाइफ होगी ना एज अ बीइंग हस्बैंड, वो बड़े पुअर होंगे। ठीक है, तो ये लो किस्म की लो प्रोफाइल जॉब्स करेंगे, लो प्रोफाइल जॉब्स, जिसकी वजह से होगा ये कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी दबी दबी सी होगी, ये सब की चीजें। ठीक हो गया, तो ये है सारा आपके सामने है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मजीद आगे जब वायलेंट क्राइम पे जाऊंगा तो उसमें भी मजीद डिस्कस करेंगे हम लोग। आईक्यू लेवल कहते हैं कि आईक्यू लेवल जो होता है ना वो बिलो एवरेज होता है। अब इसके ऊपर आईक्यू के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनी पड़ी। आईक्यू के ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज बनी पड़ी है, उसमें सबसे पहले तो है, कहा जाता है कि ये नेचुरल होती है। गॉर्डन की थ्योरी है, वो कहते हैं कि ये जेनेटिक्स के साथ आती है, जेनेटिकली इस पर डिटरमिन किया जाता है कि कौन सा इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन कहा फिर उसके फिर नर्चर की भी थ्योरी आ जाती है, कहते हैं नहीं जी ये सोशोलॉजिकल है, ये तो सोसाइटी डिटरमिन करती है, आपकी सोशलाइजेशन डिटरमिन करती है। ठीक है, तो टर्विस सर्ची ने भी एक ऊपर रिसर्च की थी। टर्विस सर्ची की मैं थ्योरी आगे जाके सोशल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, कि उन्होंने कहा था कि जो आईक्यू लेवल होता है ना वो सोशल होता है, सोशल होता है। टर्विस सर्ची ने कहा था कि ये नर्चरर होती है, नर्चरर। नर्चर क्या होती है, आपकी सोशलाइजेशन इस पे डिपेंड करती है। तो ये इस पे आपको नजर आएगा। ये तो था बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज। अब हमारे पास जो मजेदार थ्योरी आने वाली है, अब चलते हैं हम जरा असल पॉइंट की तरफ, जो है असल सोशियोलॉजिकल या क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज का आगाज तो होता है अब ये वाली थ्योरी से। सोशल स्ट्रक्चर, आपका माहौल कैसा है पुत्र जी, जैसा माहौल होगा ना वैसे आपकी पर्सनैलिटी होगी। देखो बेटा, आईक्यू लेवल जिनका ज्यादा होता है ना वो शायद हो सकता है बड़े हाई लेवल के क्राइम, लेकिन कितने, हाउ मेनी पर्सन, असद शादी कितना, कितने परसेंट होते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। ठीक है, अगर अच्छा आईक्यू लेवल होता तो वो अच्छी अच्छी जॉब्स ना हासिल कर लेते। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। मैंने कर नहीं दी थी शेयर्स, मैंने शेयर तो कर दी थी फैजान। ठीक है, तो आप ये देख लो कि तालिबान ने तो सारा असला भी शरोज, तालिबान ने तो सारा रशियन असला रशियन लैंग्वेज के अंदर चला लिया था, फिर उनको तो रशियन आती भी नहीं थी। ठीक है, हाँ इसको वन डायमेंशनल अप्रोच तो कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं है ये। अगर आप देखें तो सारी स्ट्रक्चर को भी मल्टी डायमेंशनली आप देख सकते हैं। तो एक नहीं, बड़े फैक्टर्स शामिल होते हैं बेटा। अभी चूंकि आपने अभी नई अभी रिसेंटली बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी हैं तो इसलिए आपको वन डायमेंशनल नजर आ रही है। अभी हम जब सोशल स्ट्रक्चरल चलेंगे तो आपको सब चीजें पिछली बकवास नजर आएंगी। उसकी वजह क्या है? अ, बेटा ये नेचर वर्सेस नर्चर के हवाले से मैं आपको मुर्तजा शेख साहब मैं आपको बता दूं कि नर्चर वर्सेस नर्चर के अंदर क्या होता है। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर का मतलब होता है बायोलॉजिकल, नर्चर के अंदर होती है आपकी सोशलाइजेशन। ठीक है, और ये हमने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में पढ़ा था कि सोशल बायोलॉजी। आपसे अगर पूछ लिया जाए ना डिबेट ऑन नेचर वर्सेस नर्चर की, तो आपने एक जगह बायोलॉजिकल थ्योरी साइकोलॉजिकल थ्योरीज लिख देनी है और नर्चर के साथ साथ आपने सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरीज लिखना शुरू कर देनी। ये लंबी चौड़ी डिबेट बन जाएगी। ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं आप। लेकिन ये है कि अगर आपने शरोज साहब अगर आप चले जाएं चमन के बॉर्डर पे चले जाएं, जापानी वीसीआर या सीडी प्लेयर्स या डेक्स जिनके ऊपर जापानीज में लिखा होता है वो भी उनको आती चलानी, वो बड़े तेज होते हैं। यानी कि होता है, इसका मतलब होता है कि रेपुटेशन या इंटरेक्शन से इंसान बहुत कुछ सीखता है ना। तो जिस फील्ड में इंसान पढ़ता है ना उसके अंदर उसको हाथ पांव मारना आ ही जाते हैं।
हाँ 1 की, 4 की, 5 की, अब 6 की मैं आज भेज दूंगा। ये 6 की तो आज हम पढ़ने लगे ना फिजान, ठीक है। तो हाँ जी, आपको पता ही है ना फिर किस तरह से हर चीज, एक बंदा स्कूल भी नहीं गया लेकिन हर चीज, क्यों गुलजार खान साहब, पता है ना आपको, फिर वो हर चीज उसको फिर आती है, कहते ये भी करता है, ये भी करता है, हर चीज का वो मास्टर होता है, ठीक भी कर लेता है। तो वो टेक्निकल एक अंदाज अलग होता है, आईक्यू का अंदाज एक अलग होता है। आईक्यू के अंदर एक चीजें नहीं होती, उसका वर्ल्ड भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग चेक करना पड़ता है। तो आप पढ़े लिखे बंदे होने के बाद फिर एक मोबाइल वाले के पास जाते हैं, वो फिर एक जाके हुनर होता है वो सीख लेता है, कहीं से सीख लेता है, कहीं से काम करना शुरू कर देता है। चले बेटा, अब जरा चलते हैं जरा एक नए डायमेंशन के ऊपर, एक नई चीजों के ऊपर, जरा बाकी पीछे थोड़ी देर के लिए अभी पीछे भूल जाए। अब जरा चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसा स्ट्रक्चर होता है ना हमारे चेहरे भी वैसे बन जाते हैं। आपने होटल जाना होता है ना, होटल में जाना होता है, अच्छी जगह पर खाना खाने जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, वैसे कपड़े पहन के जा रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है ना। तो जिस तरह का माशरा होता है ना, आपने वैसी जिंदगी भी गुजारनी होती है बेटा। अगर आप सरमायादाराना निज़ाम में बैठे हैं ना, कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर आपको लालची तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा मीन तो होना पड़ेगा, कमीना तो बनना पड़ेगा, अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा, पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसे के पीछे भागना तो पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका में रहने रहें और आप कहेंगे जी मैं पैसा ना इकट्ठा करूं, तो कौन आपकी इज्जत करेगा, कौन आपसे पूछेगा। अब पैसा हो, अमेरिका कहता है कि हमारे पास कंपटीशन, हम तो आज़ादी देते हैं लोगों को, आए जो मर्जी करें, आप यहाँ का प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए बेटा, कंपेन चलाने के लिए सारा कुछ, आप कितना पैसा देते हैं, पार्टी फंड को कितना देते हैं, सब कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये होता है कि जैसे कि आप लियारी में रहते हैं, तो आपकी जहनी कैफियत क्या रहेगी, ठीक है। अगर आप एक ऐसी एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पर सुबह शाम क्राइम हो रहा है, तो आपकी जहनीत क्या होगी। कभी सोचा आप लोगों ने, कभी सोचा। इसका मतलब है कि माँ के पेट से कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं होता, उसको माहौल ऐसा बना देता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना देता है उसको, ठीक है। तो आप कभी देखिएगा कि आप अपना प्रेजेंट चेक करें, आपका माजी कैसा था, आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो आप चेंज होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि ये पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, ये पर्सपेक्टिव मैक्रो टू माइक्रो की तरफ इशारा कर रहा है, मैक्रो टू माइक्रो की तरफ, कि इंसान को क्या बनाता है, उसका स्ट्रक्चर उसको बनाता है। अब मैं जरा इसको डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ। यूएस इज अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। यूएस जो होता है ना, वो एक दर्जा बंदी वाली सोसाइटी होती है, सोशल स्टेटास होते हैं, आर क्रिएटेड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज की बेस के ऊपर सोशल स्टेटा हमारे सेट हुए होते हैं, ठीक है। होते कि नहीं होते। इस्लामाबाद में जाए ना जरा आप, लोग आपसे, आपकी गाड़ियों से लाहौर चले जाएं, फिर शावर चले जाएं, लोग गाड़ियों से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है भाई। सोशल क्लासेस आर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हु शेयर द एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड आइडेंटिफाइबल लाइफस्टाइल। चीजों के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है हम लोग। और फिर क्या होता है, तो आगे चलते हैं जरा, मैं आपको बताता हूँ। जहां पर चाइल्ड पॉवर्टी होती है, जहां पर आप भूखे नंगे बच्चे घूम रहे होते हैं, भूखे नंगे बच्चे, वहां अपनी गाड़ी लेके जाए जरा। चाइल्ड पॉवर्टी, बच्चे स्कूल ना जाएं, बच्चे बीमार रहें, बच्चों की बेसिक नीड पूरी ना हो, वहां पर आप अपनी नई गाड़ी लेके जाएं, सिर्फ 24 घंटे के लिए, बल्कि 24 घंटे भी नहीं, रात को ले जाए, सुबह वापस ले आए। 0 मीटर गाड़ी आपकी टके की नहीं रहेगी, बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेंगे वो, अपनी एहसास महरूमियत सारी आपकी गाड़ी पर निकाल देंगे, ठीक है। जहां पर चाइल्ड पॉवर्टी सबसे ज्यादा होती है ना, बचपन की महरूमियां, अभी आपने डिस्कस नहीं किया था साइकोलॉजी, एक्चुअली ये वो महरूमियां, जो स्कूल ड्रॉप आउट जहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज होते हैं। और हमारे जहाँ स्लम्स एरियाज होते हैं, वहां पर बच्चों के हालात बहुत बुरे होते हैं, बड़े माटे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ। तो जैसे कहते हैं कि बच्चे को कम से कम कुछ भी कर ले बेटा, बड़ा इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार ना होने। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, उनका पूरा फोकस, अच्छे माँ बाप का पूरा फोकस ये होता है कि हम बच्चे को किसी तरह से किसी चीज का महरूम ना करें, इसको ऐसी चीजें मत दिखाएं कि इसका या तो दिमाग खराब हो जाए, ठीक है, या फिर ये किसी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए। अच्छे माँ बाप की पूरी कोशिश यही होती है।
तो जहां पर चाइल्ड पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा होता है वहां पर क्राइम भी सबसे ज्यादा होता है, नियरली 25% अंडर एज 6 पूरी दुनिया के अंदर पॉवर्टी में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अंडर क्लास, किसी गरीब रिश्तेदार के साथ आप क्या हाल करते हैं आपको अच्छे से अंदाजा होगा, तो ये माशरा गरीबों के साथ क्या हाल करता है मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद महसूस कीजिएगा कि गरीब रिश्तेदार के घर भी कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, उसकी शादी ब्याह में भी कोई नहीं आता, वो एक्सक्लूड होता है माशरे से, बिल्कुल ही कट ऑफ होता है। ठीक, तो जो पॉवर्टी जो होती है ना इंसान के अंदर जनरेशन से जनरेशन वाइज चलती है, उसकी ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती है, बाप गरीब बच्चे गरीब उसके बच्चे गरीब, पूरा माहौल पूरा इलाका, ये सारा कुछ उसके साथ होना शुरू हो जाता है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और गार्डन मेटेरियल ने कहा था कि अंडर क्लास जितनी भी होती है ना कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी होती है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर होती है। रॉबर्ट चैम्बर का डेप्रीवेशन ट्रैप पढ़ के देखिए, अगर आप में से कोई इकोनॉमिस्ट है तो उसको पता होगा वो इकोनॉमी क्या कहती है। वो कहते हैं कि रॉबर्ट चैम्बर का डेप्रीवेशन ट्रैप क्या है। रॉबर्ट चैम्बर कहते हैं कि एक ट्रैप होता है, उसमें 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें, पॉवर्टी, आइसोलेशन, फिजिकल वीकनेस, वनरेबिलिटी और आइसोलेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पॉवर्टी, फिजिकली वीकनेस, आइसोलेशन, वनरेबिलिटी और पावरलेसनेस, ये 5 चीजें। अगर इनमें से किसी में भी आपका पांव अटक गया तो 4 चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गरीब हो गए आप आइसोलेट भी हो जाएंगे माशरे से, बिल्कुल कोई खानदान वाला आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, ठीक है, आइसोलेट हो गए। रॉबर्ट चैम्बर, रॉबर्ट चैम्बर, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, जब आपको अब अभी अगर आपके पास कोई लैपटॉप या मोबाइल है एक्स्ट्रा तो आप उस पर टाइप करते करते साथ टेस्ट भी कर सकते हैं, इमेजेस में जाके आपको रॉबर्ट चैम्बर का डेप्रीवेशन ट्रैप नजर भी आ जाए। फिजिक आप पाओ, आप हो गए आइसोलेट हो गए। आइसोलेट जब हो जाएंगे तो आपकी हालत खस्ता हालत हो जाएगी, आप अनगार्डेड हो जाएंगे, कोई भी चोर चक्का आके आपको लूट सकता है। आपके घर के अंदर फिर फिजिकल वीकनेस बड़ी आना शुरू हो जाएगी, खाना ना होने की वजह से लोग बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाएंगे, उनकी आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो अंडर क्लास जो होती है ना वो कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब्स फैमिली लाइफ एंड द करियर डिसअपीयर। उनके घरों के हालात आप चेक कर सकते हैं, जहां पर ये गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी देखेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स तो आपको देखेंगे। माइनॉरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी? माइनॉरिटी से क्या मुराद है? जहां पर माइनॉरिटी ग्रुप सबसे ज्यादा होते हैं, आपको पता है जो लोग माइनॉरिटीज के पास रहते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज को तो जॉब ही नहीं मिलती, ना आपने देनी होती, आपने तो कसम खाई है कि इनको जॉब ही नहीं देनी। ब्लैक पीपल है हमारे यहाँ, अमेरिकन, अफ्रीकन, अमेरिकन हिस्पैनिक लिविंग द पॉवर्टी 20% होते हैं। अमेरिका के अंदर लिखा बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ बाकी दूसरे अंदाजा लगा लें, ये जो आपको नजर आता है हिंदू बरादरी हो गई, क्रिश्चियन बरादरी के लोग हो गए, उनके साथ आप करते क्या, मुझे ये तो बताया ना। आप उनको दीवार के साथ लगा के रखते हैं, उनको कोई अच्छी जॉब्स ऑफर ही नहीं करते हैं। आप भी जाए तो कितनी आप हेट स्पीचेस देते हैं उनके बारे में। इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता है, वो कहते हैं डिसएडवांटेज माइनॉरिटी डायरेक्ट देयर एग्रेशन टुवर्ड्स दोज हु क्लोज देम, जो उनके पास रहते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके घरों में डाके चोरियां इनके हाथ हो रहे होते हैं सबसे ज्यादा। तो बेटा वो तो उन्होंने अब देना शुरू किया ना। शरोज आप ये भी तो देखें कि ब्लैक को मारा भी तो है ना उन लोगों ने। फिल्मों में कुछ है, रियलिटी में कुछ है जॉर्ज फ्लाइड के साथ क्या किया उन्होंने, देखा नहीं है? अंग्रेज गोरों ने पकड़ के उसकी गिच्ची तो बोड़ दी, गिच्ची मार दिया उसको। जानबूझ के दिखाया जाता है कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है सिविलाइज्ड हैं, उसकी गर्दन मरोड़ दी उन्होंने, गर्दन, ठीक है। ये कुछ होता है। अब वो 3 साल के बाद एक फैमिली पाकिस्तान आई है, हिंदू फैमिली, उसको सरकारी तौर पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अभी अरूज का केस आपके सामने है
एक जगह आप उनकी बेटियों को जबरदस्ती निकाह करवा के, मुसलमान करा के निकाह करते हैं, उनके साथ अगवा करते हैं, मरवा देते हैं, और एक जगह आप गिफ्ट देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन आगे जाके पढ़ूंगा। Socio-economic and economic forces is deteriorated. Lower class areas push resident toward criminal behavior. इसमें हम 3 थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। 3 थ्योरीज क्या है? नंबर 1, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये आप थ्योरी अपने कंटेंट में भी देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्ट्रेन थ्योरी, कल्चरल डेविएंस, ये 3 थ्योरीज हैं। Each theory suggests socially isolated people live in disorganized areas are the one most likely to experience the crime-producing social forces. ये याद रखना। जहां पर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी हम देखेंगे। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है, धज्जियां उड़ चुकी होती हैं उसकी। ठीक है, होता क्या है ये देखें। और उसके बाद फिर जैसे माहौल उस टूटे फूटे माशरे में जहां पर क्राइम बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो वहां पर लोग कैसा फील करेंगे? स्ट्रेन, खिंचाव, फ्रस्ट्रेटेड। और दोनों चीजें मिलकर जो तीसरी चीज पैदा करेंगे, कल्चरल डेविएंस। एक ऐसा कल्चर पैदा कर देंगे जहां पर डेविएंस ही डेविएंस रहते होंगे, कोई इंसान का बच्चा नहीं रह सकता। ये इसके साथ social organization theory focuses on condition in the environment. Number 1, deteriorate neighborhood, inadequate social control, law violating gangs and groups conflicting social values. ये 4 चीजें वहां पर होती हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ बेटा, ये माहौल है जैसे जस्ट लाइक अ लियारी। समझ लें, लियारी के अंदर क्या होगा? ये लियारी में अगर बिल फर्ज मैं सॉरी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूँ। तो ये लियारी जिसके इलाके में ये सब कुछ होगा। डिटोरिएट नेबरहुड, तो होता ही है कि इनएडिक्वेट सोशल कंट्रोल, कोई बंदा भी मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, सरेआम लोग मर रहे हैं। ठीक है, और लॉ वायलेटिंग सोशल गैंग्स वहां पर घूम रहे होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग सोशल वैल्यूज होती हैं। अब कन्फ्लिक्टिंग सोशल वैल्यूज से मुराद क्या होता है? वहां पर जो कानून तोड़ने वाले की इज्जत माप समझा जाता है, इज्जत माप की। पुलिस भी इससे डरती है, भाई ये है बहादुर, ये है मर्द का बच्चा, इसको ये समझा जाता है। स्टेन थ्योरी फोकसेस ऑन किस पे फोकस करती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। अमीर के पास बहुत कुछ है, गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अचीवमेंट होते हैं। लोगों को जब नौकरियां नहीं मिलती तो फिर वो चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं ना। जब उनको सही तरीके से जगह नहीं मिलती तो फिर वो सही, उनका बिजनेस नहीं चल पाता तो फिर वो इलीगल बिजनेस करते हैं। ये दोनों मिलकर तीसरी चीज को पैदा करते हैं। अब तीसरी चीज क्या है? बड़ी मजेदार चीज है, इसको कहते हैं कल्चरल डेविएशन। कंबाइन द टू, इन दोनों को कंबाइन से ये तीसरी चीज पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों मिलकर इसको जन्म दे रहे हैं। एक ऐसा माशरा जन्म पा रहा है कि जिसके अंदर ऐसी यूथ पैदा हो रही है जिन्होंने लॉ को तोड़ना ही तोड़ना है, जो अपने आप को बहादुर समझेंगे पुलिस वाले को मारकर। लॉ को तोड़कर वो अपने आप को बहादुर समझेंगे। वो किसी औरत को उठा कर ले आएंगे और उसमें अपनी बहादुरी और मर्दानगी शो करवाएंगे। ये उनके यहाँ आपस में कल्चर होता है। कहते हैं यार बड़ा, बहुत बड़ा जिगरे वाला बंदा है, वो बड़ा बहादुर इंसान है, तो ये है, तो वो टकरा गया इनके साथ। तो इस तरह की चीज, तो एक सारी की सारी वैल्यूज जो है ना आम सोसाइटी के साथ उसकी कन्फ्लिक्टिंग होती है। कन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्टिंग होती है। इसमें आपको दिखाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, लिंक क्राइम रेट टू द नेबरहुड, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? दूसरी नंबर पे चीज क्या होती है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लो इनकम ग्रुप विद लार्ज सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रोकन डाउन सोशल कंट्रोल।
सिंगल हाउस होल्ड यानी कि पेरेंट्स जो है ना वो मिसिंग होते हैं, उनमें से कोई एक आधा मिसिंग होता है, या तो माँ की तलाक हो गई, माँ रह रही है साथ, या माँ मर गई, या कहीं भाग गई, बाप के साथ रहना पड़ गया, या बाप कहीं भाग गया या मर गया या कहीं चला गया, इस तरह की चीजें अब आपको वहां पर नजर आएंगी। सिंगल पेरेंट फैमिली, अनब्रोकन सोशल कंट्रोल होता है ना, डाउन सोशल कंट्रोल का वहां पर आपको नजर आएगा। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे बड़ा, रेजिडेंट इन द क्राइम रिडन एरिया आर ट्राइंग टू लीव एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। सोचेंगे हमें के लिए आप वहां पर इस इलाके में रह रहे हैं, तो आपके माँ बाप की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि छोड़े यार इस इलाके को, हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हुए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसे कहेंगे ना आप, ऐसी होगा सेम इस तरह से। तो इसके अंदर शॉन मैकी की सबसे पहली थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सब थ्योरी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की, सब थ्योरी। शॉन मैकी शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इनका सबसे ज्यादा काम यह था कि ये मुंबई जैसे, शिकागो जैसे, कराची जैसे शहरों, बड़े बड़े शहरों जहां पर क्राइम सबसे ज्यादा है, इन्होंने उसको एनालाइज किया। उन्होंने चेक किया कि जो इनर सिटी जोन्स है ना, इनर सिटी जो पुराने शहर है, वहां पर क्राइम आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, इनर सिटी जोन्स। मैं आपको उसको ये पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपकी इमेजिन करना शुरू करें। लाहौर पुराना शहर, इसके कुछ दरवाजे थे, और पुराने शहर इसी तरह से होते थे, पुराने शहर इसी तरह से होते थे, उसके दरवाजों वाले शहर हुआ करते थे, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, शहर की ऊंची दीवारें, ठीक है। तो तो शहर की ऊंची दीवारें होती थी। आपने परफ्यूम जैसी पुरानी मूवी भी देखी होगी, हमारे यहाँ नहीं, ये पूरी दुनिया में ये चीजें चलती थी। शहर होता था, उसके पूरा इतना बड़ा शहर होता था, उसकी दीवारें होती थी, कहते जब तक शहर फतह नहीं होता था ना, तो उसको फतह नहीं माना जाता थी। आप चाहे जितना मर्जी इलाका कब्जा कर ले, लेकिन जब तक शहर फतह नहीं होता था उसको फतह नहीं मानी जाती थी। ये असूल बनाया होता था दुनिया ने। अब हुआ ये कि जब शहर के अंदर, आपको पता है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में घर रहते थे, सुन रहे हैं ना सारे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहते थे लोग, साथ साथ घर होते थे, तंग तंग गलियां होती थी, ऊंची दीवारें होती थी, और जब बारिशें आती थी तो कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो जाता था, उससे भी बीमारियां भी फैलती थी, कम्युनिकेबल डिजीज भी होते थे। अब होता ये है कि जैसे गिलास भरना शुरू हो जाता है ना, जब गिलास आप भरते 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 पानी डालते रहे, तो वो फिर बाहर अमटने शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है, फैलाव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अंदर की जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, तो कम्युनिकेबल डिजीज के साथ सोशल डिजीज भी फैलना शुरू हो गई। ठीक, अगर आप उसको देखते हैं ना कि एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से मुराद मैं आपको बता दूं, छोटा बच्चा, आप वो सारा दिन घर में, घर से बाहर बैठा होता है, बाहर, वहां पर घर के अंदर रहने वाला तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा कमजोर सा होता है, क्योंकि 2 कमरे का घर होता है, 4 फैमिलीज रह रही होती हैं, उसी में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। वहां के बच्चे जो होते हैं ना, वो जहनी तौर पर बचपन में ही जवान हो चुके हुए थे, बचपन में ही जहनी तौर पर जवान हो जाते हैं, उनको पता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज क्या होती है, किस तरह से होती है। तो छोटा सा घर होता है, तो जो जैसे जैसे पैसा आना शुरू होता है, कहते नहीं यार अब अंदर रहने का कोई माहौल नहीं रह गया, अब वहां पर पुराना सैनिटेशन का निज़ाम भी हो जाता है, यानी कि सैनिटेशन का निज़ाम भी खराब हो चुका होता है, स्लम्स बनना शुरू हो चुके होते हैं, पूरे मोहल्ला जो है ना वो बदबूदार होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम खराब हो रहा होता है। ये मैं आपको बेसिकली उसका एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि वहां पर क्या होगा। वहां पर ट्रांजिशनल नेबरहुड आर इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द रेजिडेंट्स टू डिफेंड अगेंस्ट द क्राइम। अब होता ये है कि कंसेंट्रिक जोन मैपिंग आइडेंटिफाई द इनर सिटी जोन्स हैव हैवीएस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ क्राइम। जो दरमियान में क्राइम होता है ना, वो दरमियान में बहुत ज्यादा होता है, दरमियान के जोन नंबर 1 में, यानी कि सबसे ज्यादा पुराने शहर के अंदर, स्लम्स एरियाज के अंदर। और स्लम चिल्ड्रन choose to join gang when values are in conflict with existing middle class norms। जब उनकी मिडिल क्लास की नॉर्म्स के साथ चीजें कंफ्लिक्ट खा रही होती है ना, तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास नॉर्म्स उसके साथ कन्फ्लिक्टिंग चीजें खाने लग जाती है, सारी चीजें उसके साथ होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो फिर वो गैंग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और क्राइम रेट कॉरेस्पॉन्ड टू द नेबरहुड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द शॉइंड मैके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जोन उसने बनाई है। ये देखिए, आप यहाँ पर पानी डालते जाएं,
पानी कैसे फैलना शुरू कर देगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, यहाँ तक बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें कि इस जोन्स के ऊपर तो हम लोगों ने अब डीएचए और बहरिया टाउन बना लिया ना शहर की बॉर्डर्स के ऊपर, ताकि हम इससे दूर रहें, क्योंकि इसके करीब करीब इन एरियाज के जो जो करीब रहेगा वो क्राइम ज्यादा उसके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 224.5, यानी कि आप ये देख लें कि तकरीबन 25% क्राइम तो यहाँ पर हो रहा है, तकरीबन 13% यहाँ पर हो रहा है, फिर तकरीबन 10% यहाँ पर हो रहा है, फिर 7.5% करते करते 3.5 पे पहुंच चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, समझ आ रही बेटा? अंदरूनी शहर से जब आप बाहर निकलना शुरू हो जाए, इसलिए बहरिया टाउन डीएचए में आपको शादरी नजर आएगा कि किसी की क्राइम, किसी की डकैती हो गई, चोरी की वारदात हो गई, ठीक है, ये सारे मामले। हाँ, वहां पर ये जरूर हो सकता है कि फलानी डॉक्टर ने सुसाइड कर ली, फलाने शख्स ने सुसाइड कर ली, ये कुछ हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकती है वहां पर, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस तरह का क्राइम जो आप एज्यूम करते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। 24.5% यहाँ पर। अच्छा, अब चलते हैं उसकी अगली थ्योरी की तरफ, जिसको हम सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं। सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी से मुराद क्या है? वो कहते हैं कम्युनिटी डिटोरिएशन एसोसिएटेड विद क्राइम। सबसे पहला, जब कम्युनिटी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है ऐसे इलाके में, आंखें बंद करके सोचे कि जहां पर डिसऑर्डर हो, गुर्बत, एलिनेशन जिसको हम पावरलेसनेस बोलते हैं, डिसोसिएशन, कोई किसी के साथ नहीं देता, फियर ऑफ क्राइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी डिटोरिएशन होती है। फिर क्या होता है? पॉवर्टी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, गुर्बत बहुत बढ़ जाती है, इमोशनली डिसएडवांटेजेस आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, नेबरहुड हैव हायर रेट ऑफ द सीरियस क्राइम, कंसंट्रेशन इफेक्ट। ये ठीक, सो गए ये सारे कि बड़े गौर से सुन रहे हैं यार, बड़ी बात है यार हैं, या तो सुन रहे हैं या सो गए चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत बुरी है वहां पर, गुर्बत को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट डिस्टेबलाइज द हाउस होल्ड, उनको ये सारा मामला। अब इलाकों में जाके घूम के देखें, कराची इलाकों, आज भी आपको उनकी दीवारों के ऊपर गोलियां और जो शेलिंग वगैरह जो कुछ है ना, उसके असरात आपको नजर आएंगे उनकी गलियों के ऊपर। आप उन लोगों से पूछिएगा, जनाब हम तो जिस कैफियत में हम रह रहे थे, आपकी सोच। फिर होता क्या है, कम्युनिटी फियर बहुत ज्यादा होता है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब देखो ना, जहां पर ट्रांजिशनल नेबरहुड होगा ना, ट्रांजिशनल नेबरहुड, ये लिख लो अपने पास, ट्रांजिशनल नेबरहुड जहां पर होगा वहां पर क्राइम सबसे ज्यादा होगा, लिख लो अपने पास। उसके असरात कहाँ देखोगे आप? उसके असरात अगर आपने देखने हैं, जरा उसको एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप रेलवे स्टेशन से कोई चीज परचेज करके देखो, बस स्टॉप से परचेज करके देखो, आपको 2 नंबर पे नहीं 10 नंबर चीज मिलेगी वो। क्यों? वाई? क्योंकि इसने कौन सा वापस आना है। इसलिए जहां पर आपका स्टेबल नेबरहुड नहीं होता, जहां पर हमसायगिरी परमानेंट नहीं होती, वहां के हमसायों का आपके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, मुझे ये बताओ, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? मैं और मेरी फैमिली में ना, सिर्फ मैं और मेरे अब्बू ही जो है ना वो सिविलियन है, बाकी सारे फौजी हैं एक दिन बैठे हुए तो अब्बू ने ना एक बड़ी प्यारी बात की, तो ये आपके साथ ही है, किसी को कहना ना, और अगर आप में से कोई है तो वो मत सुने। अब मेरा भाई बैठा हुआ था, वाज मेजर एट दैट टाइम, तो वो कहते हैं कि यार एक बात बताऊं तुम्हें। मैं कहता यार, फौजियों के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों? कहते इनकी दोस्तियां परमानेंट नहीं होती। हाँ, बात तो ठीक ही बब्बू, आपने बड़ी कमाल बात की। मैं यार ये तो अनस्टेबल, क्योंकि नेबरहुड होता है, क्योंकि ये बेवफा लोग होते हैं, इनकी हर 2 साल के बाद पोस्टिंग आ जाती है, ये दोस्तियां छोड़ के चले जाते हैं इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, सिर्फ वो हो जाती है टाइम पास के तौर पर हो जाती है। मैं यार वो बात तो आपकी ठीक है। तो आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी इस तरह के लोगों की ना, क्योंकि हर यार इन्वेस्ट ही नहीं ना करना उन्होंने, कहते हैं पागल है, इन्वेस्ट करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, हमें पता है कि हमने छोड़ के चले जाना, तो बेसिक जो जरूरियात होती है उनके साथ ये क्या करें। और फिर वो हमने वो कहते हैं, वो भाई कह रहा था कि आप ही ने हमें भेजा है, हम तो जाना भी नहीं चाहते थे। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे ही होता, लेकिन फौजियों में कुछ ज्यादा होता है,
सिविल सर्विसेज में कम, लेकिन फौजी में बहुत ज्यादा। हाँ, अगर सिविल सर्विसेज में उनके साथ ज्यादा होता है जो बड़े ईमानदार होते हैं, जिनकी आए दिन पोस्टिंग आ रही होती है, ठीक है। फौजियों को तो ये होता है ना कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमना होता है, पूरा पाकिस्तान घूम रहे, तो सिविल सर्विसेज वाले वो जरा, और अगर वो इन्फेंट्री के अंदर हो तो अल्लाह माफ करे। इन्फेंट्री वाले तो आपको पता है कभी बॉर्डर पे चढ़े होते हैं तो कभी रेगिस्तानों में घूम रहे होते हैं बेचारे, उनकी बड़े बुरे हालात। बड़ी सख्त नौकरी है यार फौज की, बड़ी सख्त नौकरी। मैं तो उनको कहता हूँ भाइयों को, कहता है बस मजा आया फिर। मैं कहा तुम्हें ना किस्मत ने ये दिखा के ना ये मारी है। हाँ जी। तो होता है ये रेस एंड फियर, यहाँ पता लग गया। तो स्टेबल नेबरहुड में सबसे ज्यादा देखिए, कभी आप किराएदार जितने भी होते हैं उनको घर दे, यूजुअली क्या होता है, अगर अच्छे किराएदार मिले तो ब्लेसिंग यूजुअली बहुत कम होता है, वरना क्या होता है, घर का वो काम करके जाते हैं ना, सोच आपकी। जर्नल यार उनकी लाइफ बड़ी अजीब होती है। उसकी वजह पता है क्या होता है, वो जब खाना भी खाते हैं ना तो उनका एक ना, उसको कहते हैं चाखा, चखने वाला, वो पहले चखता है तो वो खाना खाते हैं, क्या आपको। उनकी पूरी कंडीशनिंग होती है, जब आप सीएसपी बनेंगे ना तो आपकी पूरी कंडीशनिंग होती है, टेंशन ना लेना। आपको ना फिरौन बनाकर छोड़ा इन लोगों ने तो बात करना। फिरौन खुद फिरौन नहीं था बेटा, उसके मातहत ने उसको फिरौन बना दिया था। उसको कहना शुरू कर दिया था मौला खुश रखे जनाब, आपकी बाप सलामत रहे, ठीक है। हाँ जी, वो आगे पीछे जो आपका जब बैग उठाएंगे ना, जब आपका पानी आपको पेश किया जाएगा और आपके आगे आपके आगे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे, दोनों हाथ बांध कर खड़े होंगे, तो आपके अंदर वैसी मखलूरियत आ जाती है। कभी इसका तजर्बा करना हो ना, तो आपसे कोई माफी मांगे ना, तो आप जरा अपने अंदर का इंसान देखना, कितना मगरूर होना शुरू हो जाता है। देखा माफी मांग रहा, एक लम्हे के लिए। और जो जिस नौकरी के अंदर हर बंदे ने आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े होना है, तो सोचे फिर आप तो फिरौन के नाना लगेंगे, फिरौन के नाना। हाँ जी, कॉलोनियल माइंडसेट बेटा, अफसरशाही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी उम्र के बड़े जो लोग हैं, आपकी एएसपी बनेंगे तो जाहिर बात है, जो डीएसपी आपके अब्बू की या अपने आपके मामू की उम्र का होगा, आपको सलूट मारेगा तो आपके उसी दिन सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। बेटा मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि तो मैं आपको ये बता दूं कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है ना, वो नेचर के हवाले से आती है, नेचर के हवाले से, नेचर वर्सेस नर्चर। अरे बेटा समझ, सबरीना, सबरीना बेटा, ये नेचर वर्सेस नर्चर के हवाले से। तो हम लोगों ने नेचर के अंदर बात कर ली, साइकोलॉजिकल, ठीक है हो गया। तो अब चलते हैं इसमें। तो गैंग एंड फियर के हवाले से फिर मिसट्रस्ट की कंडीशन पाई जाती है, शैकी मेंटेलिटी हो जाती है डेवलप बेस्ड ऑन द मिसट्रस्ट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको लगता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो है ही ऐसी। आप पुलिस वालों पर एतबार नहीं करते, कहते पुलिस वाले हमारा ख्याल नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ख्याल नहीं करते, वो कहते हैं कि ये हमारा ख्याल, ये चोरों का ख्याल करते हैं। कहते हैं हमने अगर छोड़ दिए ना इसको, अगर पुलिस वालों के हवाले कर दिया तो पुलिस वालों ने अपना भत्ता लेके इसको छोड़ देना, क्योंकि भत्ता फरोशी तो असल पुलिस करती है, क्योंकि इन्होंने अपने कारिंदे छोड़े होते हैं। गैंग एंड फियर, पप्पू गैंग, उजैर बलोच गैंग और पप्पू गैंग, चाकी चाकी वड़ा लियारी, आपको पता ही है, सब कुछ चल रहा है। फिर होता क्या है, कम्युनिटी चेंज हो रही होती है। नहीं, वो जान छुड़वाने के अलावा अब होता क्या है कि लियाकताबाद में, मैंने आपको बताया लियाकताबाद के अंदर क्या होता है, लियाकताबाद के अंदर था, कराची के अंदर लोगों ने सेल्फ जस्टिस शुरू कर दिया था। कहते हैं पुलिस नहीं आती ना, या पुलिस इनको छोड़ देती तो हम काम करेंगे। कहते क्या, इनको आग लगा के मार दो चोरों को, ठीक है। हाँ जी, आग लगा के मारो, इनको हवाले नहीं करना। आपको पुलिस वाला छुड़ाना है तो उनको भी आग लगा दो। कहते हैं अगर ये पुलिस ठीक होती तो आज यहाँ पर गैंग वॉर ना होती। ये सियासतदान ही करवाते हैं, जान में करवाते हैं, अपने फायदे के लिए करवाते हैं। आपको पता होगा, आपने फिल्म भी देखी होंगी अंग्रेजी, कि वहां पर एक साइंटिस्ट जो है ना वो वायरस जनरेट करता है, प्रॉफिटाइज, अपनी चीजों को प्रॉफिटाइज करने के लिए, चीजों को प्रॉफिटाइज।
एंटीडॉट बनाई जाती है अपने वायरस, पहले वायरस को फैलाया जाता है, फिर उससे पहले आप एंटीडॉट बना लेते हैं ताकि दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आए तो वो धड़ाधड़ फिर आपसे दवाइयां भी, एंटीडॉट भी परचेज करें। तो इसी तरह सियासत के अंदर भी होता है। सियासत में एक खास किस्म की क्लास को ना डिप्राइव्ड रखकर उसको जानवर बनाया जाता है, जानवर, उसकी बेसिक नीड्स को जो है ना डिप्राइव्ड रखा जाता है। वहां से जो लोग पैदा होते हैं ना, ठीक है, अब जरा सुनिएगा, ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, उसमें से जब इंसान पैदा होते हैं ना, बेरोजगार लोग, फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। काम करोगे, कहता करेंगे साहब, घर में माँ बीमार पड़ी है, बहन की शादी करनी है, भाई की स्कूल की फीस देनी है, काम करेंगे साहब, जो बोलोगे करेंगे, ये पकड़, ये बैग उधर छोड़ के आ साहब, छोड़ के आए साहब। तो जानबूझ के ये क्लास पैदा की जाती है और कहते हैं कि साहब मैं मारा गया तो साहब फिर क्या होगा, कहते तेरी माँ को पैसे पहुंच जाएंगे तेरे, टेंशन ना ले। ओके साहब, ठीक है जी, हाँ साहब मैं जेल चला गया, तू टेंशन ना ले, अगली हुकूमत हमारी है, मैं नहीं तो आजाद, नहीं तो पेरोल पे तुझे रिहाई दिलवा दूंगा साहब, कुछ भी करेगा साहब, ठीक। और टेंशन ना ले, सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा। सदर पाकिस्तान जो है ना वो सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर करके तेरी सजाए मौत माफ करवा देगा, टेंशन ना ले साहब। साहब ये जानबूझ के क्लास पैदा की जाती है बेटा, बाजुकात, बाजुकात, ठीक है साहब। चले, अब ऐसा इलाके में होता क्या है, इन इलाकों में आपको कम्युनिटी चेंज बड़ी बड़ी तेजी से नजर आएगी। यहाँ पर रैपिड सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस, बर्न आउट, जली हुई बिल्डिंग्स, मसनू कहते हैं उसको कहते हैं ना आप, कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और जो है ना वो आपको मस्क शदा बिल्डिंग जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो उस तरह की बिल्डिंग्स आपको बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होता है, डिक्लाइन एंड चेंज। नेबरहुड मोस्ट एट रिस्क कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिली एंड द सोशल स्टेट। ऐसे जब आपके नेबर्स में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जिनकी फैमिली ही मुकम्मल नहीं होगी, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज आ जाएंगी जिनका कोई आगे पीछे का पता नहीं होगा। साइड पर जो आपके एक घर के अंदर जो है वो आपके एक नेबर में प्रोस्टिट्यूशन चल रही है, साथ वाले घर के अंदर जुआ चल रहा है, सामने वाले घर में गैंग होते हैं, सारा का सारा, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, कलेक्टिव एफिकेसी का जनाजा निकला होता है। सामने ही आपका एक हमसाया, आपके सामने एक हमसाये को गोली मार दी जाती है, पुलिस आती है, हाँ जी किसने देखा, कहते हैं साहब हमें नहीं पता, हम तो अभी आए, हमने नहीं देखा। उनको पता है कि भाई अगर हमने बता दिया तो हमारे अगले दिन हमारी बहन बेटियां, उनकी भी जान खतरे में होगी, उनकी भी इज्जतें खतरे में हो सकती हैं। तो लोग किसी का साथ नहीं देते, कलेक्टिव एफिकेसी का जनाजा निकला होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। और कोहेसिव कम्युनिटी डेवलप इंटरपर्सनल टाइज एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, जो होती है ना उनके अंदर एक म्यूचुअल टाइज होती है और ट्रस्ट होता है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल से मुराद क्या होता है, वो कहते हैं कि इन्वॉल्व पीयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। ये भी कोई पूछने वाले नहीं होते, क्योंकि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल वैसे ही, क्योंकि हमने आपको बताया कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम भी बहुत सारे होते हैं। आप जाके पूछिएगा ऐसे इलाकों में, इनकी माओ से जाके पूछिएगा, हाँ जी अम्मा तुम्हारा बेटा किधर है, कहती बेटा पता नहीं 2 हफ्ते हो गए घर नहीं आया। वो बड़े आराम से कह देगी घर है। हम शाम तक घर ना जाए तो हमारी हमारी माँ का क्या, हमारे बच्चों की माँ को ऐसे फोन आ रहे होते हैं, किधर हो भाई, कहाँ गए, आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, सीधा कुछ वहां पता ही कुछ नहीं। पूछेंगे तुम्हारे अब्बा किधर है, कहता अब्बे का पता नहीं, अब्बू का पता नहीं साहब, किधर गया कोई पता नहीं। कोई सोशल कंट्रोल है ही नहीं। आप जाके देख लीजिएगा, कल को सीएसपी बनेंगे जाकर, कोई पता नहीं किधर बता के गया, उनको वाकई नहीं पता होता। तो किधर जाता है किधर आता है कोई पता नहीं। इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल बिल्कुल खत्म, स्कूल कॉलेजेस बिजनेस एजेंसी सब कोलैप्स कर चुके होते हैं। वहां पर कोई कारोबार करके तो दिखाया, लेकिन बत्ता फरोशी आ जाती है, हाँ जी 10 रुपए की पर्ची रोज चलेगी, 10 रुपए रोज देने, 10 रुपए भाई रेडी लगा लिया, चल भाई, भाई को 10 रुपए। ये सारे भाई के पास जा रहे थे, भाई को 10 रुपए, भाई को 10 रुपए, भाई किधर बैठा, भाई लंदन बैठा, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं, अब आप रहे हैं। तो पुलिस, सोशल कंट्रोल, पुलिस खत्म, काहेगी पुलिस, कौन सी पुलिस, पुलिस भी भाई की, ठीक है, पुलिस भी भाई की। आपको शायद याद होगा कि बेनजीर नवाज शरीफ के दौर में 1997 96 97 में जो ऑपरेशन किया था, कौन से वो जनरल थे, बट जहीरुद्दीन बट, मैं जहीरुल इस्लाम बट थे ना, नहीं
वो था 93 का था, नहीं 96 का ऑपरेशन था बेटा। उसमें जितने भी लोग थे, बचे कुछ? कोई बचा? कोई भी नहीं बचा, मार दिए सारे। जितने लोगों ने ऑपरेशन किया था इनके खिलाफ, सब मारे गए। सोशल अल्ट्रुइज्म भी खत्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? यकजहती, कोई किसी का साथ नहीं देता। वो कहते हैं क्राइम रेट बहुत कम होता है जहां पर लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अल्ट्रुइज्म, सोशल सपोर्ट होती है लोगों को, वहां पर ये भी नहीं होती, ये पूरा माहौल होता है। तो बेटा